पूछा था वो था कि नम्य और अनम्य का क्या समन्वय है। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं लचीले एवं कठोर संविधान का समन्वय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान लचीला भी है, भारतीय संविधान कठोर भी है। तो ये लचीले और कठोर की जो बातचीत है, इसको अब हम समझते हैं। इसको फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। जो लचीला है वो फ्लेक्सिबल है, जो कठोर है वो रिजिड है। जो लचीला है वो नम्य है, वो नम जाता है, नम्य माने लचीला, फ्लेक्सिबल। और जो रिजिड है वो कठोर है, वो अनम्य है, वो झुकता नहीं है। ये दरअसल पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में अगर जो ठीक से आप हमसे समझ लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। कोई भी संविधान लचीला है या कठोर है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट प्रोसीजर कितना कठिन है और कितना आसान है। अगर जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर बहुत आसानी से हो जाता है, मतलब हम अपने संविधान में संशोधन बहुत आसानी से कर लेते हैं, तो वह लचीला कहलाता है। और अगर जो उसमें संशोधन होना बहुत कठिन है, अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर पाना बड़ा टफ होता है, तो उसको हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान, अनम्य संविधान कहते हैं। दुनिया के कुछ संविधान कठोर हैं और कुछ लचीले हैं। जैसे अमेरिकन संविधान की बात करें तो वो बहुत ही कठोर है, इतनी आसानी से वहाँ कोई अमेंडमेंट नहीं होता। लेकिन अगर जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो नम्य है, वो लचीला है, वो फ्लेक्सिबल है, उसमें बहुत आसानी से संशोधन हो जाते हैं। अब पहले इस पॉइंट को बीच बीच में आप क्वेश्चन पूछते रहो, बाद में हम उन्हें उठा लेंगे। तो अब अगर जो भारत के संविधान में देखें तो इसको देखने के लिए पहले इस परिभाषा को समझ लीजिए कि लचीले संविधान वे संविधान होते हैं जिनमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया और कानून बनाने की प्रक्रिया समान होती है। जिस तरह से सामान्यतः कानून बनता है, उसी तरह से यदि संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो उसे हम लचीला कहेंगे। और जिस संविधान में सामान्य कानून बनने की प्रक्रिया तो आसान हो, किंतु संविधान संशोधन के लिए कठिन प्रक्रिया अपनाई जाती हो, उस देश के संविधान को हम कठोर संविधान कहते हैं। ठीक, भारत के संविधान को जब हम इस नजरिए से देखते हैं तो भारत के संविधान में कुछ प्रावधान तो बहुत आसानी से बदल जाते हैं, जिन्हें हम साधारण बहुमत से संविधान संशोधन कर देते हैं। कुछ संविधान संशोधन विशेष बहुमत से होते हैं जो कठिन है, अर्थात सामान्य कानून बनने की प्रक्रिया से कठिन प्रक्रिया है, इसलिए कठोर की ओर चला जाता है संविधान। और कुछ संविधान संशोधन इतने कठिन हैं कि वो बहुत आसानी से नहीं हो सकते, उन्हें संसद के सदनों में विशेष बहुमत से पास कराने के बाद आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन से पास होना होता है। तो इसलिए भारतीय संविधान को जब हम देखते हैं तो इसमें कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं जिनका संशोधन बहुत साधारण तरीके से हो जाता है, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनका कठिनाई से होता है, कठोरता से होता है, और कुछ ऐसे हैं जिनका बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे किसी राज्य का नाम बदलना है, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन करना है, ठीक, ऐसे सारे प्रावधान जिनसे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता देश की व्यवस्था पे, तो वो बहुत आसानी से हो जाते हैं साधारण बहुमत से। अधिकतर प्रावधान जो संविधान संशोधन में होते हैं वो विशेष बहुमत से होते हैं, चाहे एफआर हो, डीपीएसपी हो, या कोई भी ऐसा बदलाव जो संविधान संशोधन के रूप में हमें दिखाई देता है वो कठोर है। लेकिन कुछ ऐसे, जैसे कर के मामले में, राष्ट्रपति के मामले में, न्यायपालिका के मामले में, संसद के मामले में कोई भी बड़ा बदलाव होना होता है तो वह केंद्र राज्य शक्तियों के बारे में तो सिर्फ संसद नहीं संशोधन करती, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होने के बाद फिर उसको आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से पास होना होता है। जैसे अगर जो कुल 32 राज्य हैं, 31 राज्य विधानसभाएं हैं, जहां भी विधानसभाएं हैं, तो टोटल की 16 राज्यों से पास हो गया तो उसको संविधान संशोधन फिर मान लिया जाता है। जैसे जीएसटी पे बदलाव हुआ तो आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं से अनुसमर्थन लेना पड़ा, लेकिन 370 का बदलाव दोनों सदनों में विशेष बहुमत से हो गया। ये पूरी प्रक्रिया समझने के बाद हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान लचीले एवं कठोर दोनों का समन्वय है, नम्य एवं अनम्य का समन्वय है, कोऑर्डिनेशन ऑफ
फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। यहाँ से किसी कोई क्वेश्चन हो पूछ लो। एक क्वेश्चन आया है, सर लाल फीताशाही सुशासन बता दीजिए सर। देखो, लाल फीताशाही जिसे कहते हैं, इंग्लिश टर्म होता है रेड टेपिज्म। ये बेसिकली एक राजतंत्र की प्रक्रिया जैसी चीज दिखाई देती है, जिसमें फाइल गोपनीयता के नाम पर बंद कर दी जाती है। पुराने जमाने में जो हेड हुआ करते थे, एचओडी, या जो खास फाइलें होती थी, वो लाल रंग के फीते से बांधी जाती थी। पहले फाइल ऐसे बंद करके फिर धागे से बांध देते थे। और कुछ फाइलें होती थी जो सामान्य किसी भी रंग के धागे से बंधी होती थी, उनको कोई भी खोल लेता था। लेकिन लाल रंग के धागे से जो फाइल बनती थी, उसको जो आदमी फाइल बंद करता था वही खोलता था। तो वहां से ये टर्म पैदा हुआ था, लाल फीताशाही। और उस लाल फीताशाही से बहुत सारी चीजें छुपा ली जाती थी, दबा दी जाती थी। इसी को खत्म करने के लिए फिर क्या हुआ, हमारे देश में आरटीआई के लिए आंदोलन हुआ और तमाम गुड गवर्नेंस के लिए प्रयास हुए। इसलिए पूछा है लाल फीताशाही सुशासन। तो लाल फीताशाही सुशासन की विपरीत संकल्पना है। जैसे जैसे लाल फीताशाही घटती जाती है, गुड गवर्नेंस बढ़ती जाती है। तो गुड गवर्नेंस में लाल फीताशाही नहीं होती है। आज की तारीख में आरटीआई के तहत हम सब सूचनाएं मांग लेते हैं। अब लाल फीताशाही को काफी हद तक कम कर दिया गया है। एक क्वेश्चन आया, सर देयर इज लाइन इन लक्ष्मीकांत, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, नाउ इट्स implicable on J&K or not? No. पहले यही 370 था। 370 से ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार प्राप्त था कि वह अपना अलग संविधान बनाएंगे, और उसी संविधान के अनुसार 35A आया था। तो अभी हमारी सरकार ने संसद में संविधान संशोधन करके 370 और 35A खत्म कर दिया है। इसलिए अब ये लाइन खत्म हो गई है। आज की तारीख में भारत के किसी भी राज्य में दोहरा संविधान नहीं है। सर योर क्लास इज वेरी हेल्पफुल फॉर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। मैं ऐसा ही क्लास ज्योग्राफी का भी चाहता हूँ। ज्योग्राफी का क्लास इस बार बहुत अच्छा होगा। ज्योग्राफी के क्लास की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो दूर कर दी जाएंगी। हमारा आज का नहीं, बहुत पुराना सिद्धांत है कि अध्यापक बदल सकते हैं, विद्यार्थी नहीं। तो ज्योग्राफी के टीचर की कंप्लेंट पिछली बार आई थी, बहुत सारे बच्चों ने हमसे की थी, मैंने उन्हें हटा दिया है। और अगली बार ज्योग्राफी जब तुम्हारा कोचिंग शुरू होगी तो ज्योग्राफी दूसरा टीचर पढ़ाएगा। वो टीचर ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएंगे, उन्हें हमने अपनी कोचिंग से निकाल दिया है बाहर। चाहे वो भले ही कहें कि उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन चूंकि शिकायत आ रही थी इसीलिए हटाया गया है। सर यूएसए का प्रेसिडेंट सीनेट से खड़े होंगे या प्रतिनिधि सभा से, या किसी में से भी हो सकता? वहां के प्रेसिडेंट के लिए जरूरी ही नहीं कि वो किसी भी सदन का सदस्य हो, ठीक है। वो मेंबर ऑफ हाउस नहीं होता है। ये तो कल हमने बताया ही था। राष्ट्रपति होने के लिए हाउस की कंडीशन वहां नहीं होती। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दुनिया में कुछ संविधान हैं जिनको हम रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कुछ दुनिया में ऐसे संविधान हैं जिनको हम अनरिटिन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर जो रिटिन और अनरिटिन के आधार पर हम बात करें तो इसको हमने पहले दिन भी क्लास में तुम्हें समझाया था कि दुनिया के जिन देशों में संविधान का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से होता है, जहां संविधान सभा गठित की जाती है, वहां पर जो संविधान बनता है वो लिखित होता है। जैसे यूएसए का संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान। ये दो उदाहरण देके हमने बताया था कि यूएसए का जो संविधान है, जो यूएसए का संविधान है वो लिखित है। वहां संविधान सभा बनी, वहां के 50 राज्यों ने बैठकर अपनी शर्तें तय की और उसके बाद उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम का एक फेडरेशन बनाया और वहां लिख के संविधान तैयार हुआ संविधान सभा के माध्यम से। इसके विपरीत ब्रिटेन में पार्लियामेंट में जो भी संविधान के विधेयक पास होते रहे उनसे संविधान निर्मित हुआ, इसलिए ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। भारत के संविधान की बात करें तो भारत का संविधान संविधान सभा के माध्यम से तैयार हुआ है, इसलिए भारत के संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। ये पॉइंट पहले भी समझा चुका था, अभी फिर समझा दिया। अब कुछ क्वेश्चन आए हैं उन्हें उठा लेते हैं। सर आर देयर 8 शेड्यूल इन कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं भाई, अब 12 शेड्यूल्स हैं।
शेड्यूल सबसे लास्ट में होते हैं, इसलिए उनकी नंबरिंग बढ़ती रहती है और उससे कोई सीरियल नहीं गड़बड़ाता, इसलिए शेड्यूल्स को हम सीरियल से बढ़ाते जाते हैं। सर आप बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं, थैंक यू। फिर है सर प्लीज प्रोवाइड इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री क्लासेस। ठीक है, अभी ये हमारी नई प्रक्रिया है, अभी हम लोग इससे 2-4 हो रहे हैं कि हमें ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरीके से पढ़ना पढ़ाना है, इस पे बात करेंगे। हिस्ट्री की क्लास अभी हमारी चल ही रही थी, आगे फिर कर देंगे, इकोनॉमिक्स की भी कर देंगे। फिर एक क्वेश्चन आया है सर विधि की नियत प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नियत प्रक्रिया कहने के बजाय इसको उचित प्रक्रिया या सम्यक प्रक्रिया कहते हैं। यह जो प्रश्न पूछा है रिया गुप्ता ने, बेटा यह क्वेश्चन आर्टिकल 21 की जब हम व्याख्या करेंगे, सीरियल से आगे बढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी तुम पूछ रहे हो तो शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि जहां पर संविधान में लिखे गए शब्दों के शब्दकोश के अर्थ के अलावा हम भावनाओं को भी समझते हैं, मतलब उनका मीनिंग लेने के अलावा फीलिंग भी लेते हैं, या नेचुरल राइट्स, नेचुरल जस्टिस को शामिल कर लेते हैं, प्राकृतिक न्याय की अवधारणा कहते हैं, तो वहां पर विधि की उचित प्रक्रिया या सम्यक प्रक्रिया कहलाती है, जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर ऑफ लॉ। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जिसे कहते हैं, उसका अर्थ होता है कि संविधान में जो शब्द लिखे हुए हैं सिर्फ उनका जो अर्थ निकल रहा वही माना जाएगा। इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यह 1978 से पहले विधि की स्थापित प्रक्रिया के द्वारा समझा जाता था, और मेनका गांधी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार बनाम भारत संघ केस 1978 के बाद अब भारत में स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर हम विधि की उचित या सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हैं, जिसे जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर कहते हैं। अनुच्छेद 21 बताऊंगा तब बेटा फिर से समझाऊंगा, अभी तुमने पूछा तो बता दिया। सर अमेरिका को यूएसए क्यों बोलते हैं? अमेरिका वहां पे एक राज्य है, यूएसए का मतलब होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिकी महाद्वीप में 50 राज्यों ने मिलकर अपना एक फेडरेशन बनाया, उस फेडरेशन का नाम रखा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त हुए राज्य, 50 राज्य मिलकर संयुक्त हुए तब संयुक्त राज्य अमेरिका बना, इसलिए अमेरिका कहोगे तो वो प्रोविंस है उनका एक, और जब यूएसए कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, तब वो फेडरेशन की बात होती है। तो जो प्रांत हैं, जैसे तुम्हारे प्रदेश होते उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऐसे वहां पे 50 मिलाकर तब देश बना है, और वो देश कहलाता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका। सर अमेरिका का ही संविधान कठोर संविधान क्यों? अमेरिका का नहीं, दुनिया के तमाम देशों के संविधान कठोर संविधान है। भारत का भी कुछ मामलों में तो कठोरतम है, लेकिन कुछ देशों के संविधान लचीले संविधान है, मुलायम संविधान है। गुरुजी जून वाला बैच स्टार्ट नहीं होगा? यार जून में तो अभी कोचिंग शुरू होती नहीं दिख रही, जब भी कोचिंग शुरू होगी। जून में, मई में प्रीलिम्स था, वो मई का चला गया अक्टूबर तक, तो हमारा बैच जब भी कोचिंग खुलने का आदेश होगा उसके बाद शुरू होगा। सर जी लिखित संविधान में क्या खूबी होती है और अलिखित में क्या परेशानी होती है? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, मैंने बताया कि संविधान सभा जब बैठ के लिखती है तो जहां हमें नियम तय करने होते हैं कि आगे के लिए हमेशा के लिए तय रहे, कि जिससे बाद में बीच में कोई दिक्कत ना आए, तो हम पहले संविधान सभा में बैठकर सभी मुद्दों पर वाद विवाद बातचीत करके अपने नियम तय कर लेते हैं। और इसीलिए जो लिखित संविधान होते हैं वही सामान्यतः कठोर संविधान होते हैं, उनमें बहुत आसानी से बदलाव नहीं होते। पूरी प्रक्रिया बैठ के एक बार तय की जाती है संविधान सभा के रूप में। जिन देशों में अलिखित हैं वहां ऐसा नहीं कि किताब नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, वहां संविधान सभा नहीं बैठती है, वहां की पार्लियामेंट ही संविधान के प्रावधान बना के संविधान बना के खड़ा कर देती है। सर लिखित और अलिखित में कौन बेटर है? ऐसा कुछ भी नहीं है, देश की व्यवस्थाओं के आधार पर होता है। जिस देश का जैसा समाज वहां वैसा संविधान तय हो जाता है। जहां बड़े देश हैं, जहां ज्यादा तरह की समस्याएं हैं, वहां लिखित ठीक रहता है, क्योंकि वहां पर अलग अलग प्रक्रियाएं, इसे सही गलत हम नहीं कह सकते। भारत में हमने लिखित अपनाया क्योंकि हम अंग्रेजों से आजादी पा रहे थे और ब्रिटिश के अधीन में थे, जबकि ब्रिटिश में अलिखित था। लेकिन हमें खुद ब्रिटेन ने ही सजेशन दिया था कैबिनेट मिशन के आधार पर कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित करिए और उसके माध्यम से अपना संविधान, भारत का आइन, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तय करिए, इसलिए हमने वहां पे बनाया। क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए
पैराडाइज ऑफ लॉयर्स। ये एक आलोचना की जाती है क्योंकि भारत के संविधान को लिखने वाले लोग, जिनमें आदरणीय श्री बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भी लें तो वो बहुत बड़े विद्वान लोग थे, और इसलिए जो संविधान लिखा गया वो बहुत अच्छा संविधान होते हुए भी उसके प्रावधान कभी कभी इतने कठिन हो जाते हैं कि वो आसानी से समझ में नहीं आते। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की एडवोकेट्स, लायर्स अपने हिसाब से व्याख्या कर लेते हैं, और इसलिए हमारे संविधान के प्रावधानों के मतलब बदल जाते हैं। इसलिए यह वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि वकील इसी के आधार पर व्याख्या करके केस को बदल देते हैं। हमारे देश में कई बड़े वकील हैं और कई चर्चित वकील हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि न्याय वो जैसे चाहते हैं वैसे करा देते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान की भाषा बहुत कठिन और बहुत बड़ा संविधान, विस्तृत संविधान होने के कारण इसको कह दिया जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। यहां तक कि हमने बातें पूरी कर ली। एक और पॉइंट आपको समझाना था लिखित अलिखित के बाद, वो भी आप जान लीजिए कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक संप्रभुता के आधार पर संविधान का वर्गीकरण, जिसे हम न्यायिक संप्रभुता कहते हैं, जिसको हम न्यायिक संप्रभुता कहते हैं, उसका मतलब होता है कि वहां पर न्यायपालिका सबसे ऊपर होती है, और जहां पर संसदीय संप्रभुता कहते हैं, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, वहां पर पार्लियामेंट के निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे अगर जो अमेरिका में बात करें तो वहां पर अंतिम रूप से निर्णय जो माना जाता है वो निर्णय होता है हमेशा न्यायपालिका का। न्यायपालिका जो निर्णय देगी उस पर फिर कोई भी विचार कहीं नहीं होता है। तो अमेरिका में सॉवरेनिटी किसकी है? न्यायपालिका की। तो वो जुडिशियल सॉवरेनिटी या जुडिशियल सुप्रीमेसी का देश है और वहां का कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर जो हम ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो वहां पर पार्लियामेंट सबसे ज्यादा ताकतवर है। संसद जो कानून बना देगी उसको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए वहां पर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। तो ब्रिटेन का संविधान पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का है और अमेरिका का संविधान जुडिशियल सुप्रीमेसी या जुडिशियल सॉवरेनिटी का है। ये दोनों में अंतर होता है। यदि भारतीय संविधान की बात करें तो भारत में हमने न्यायपालिका को और संसद को एक बराबर स्तर पर लाकर रखा है। कानून बनाने के क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति होगी संसद के पास, और किसी भी कानून का परीक्षण करने के लिए या संविधान की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च शक्ति किसके पास? न्यायालय के पास। तो अपने क्षेत्र में संसद सर्वोच्च, अपने क्षेत्र में न्यायपालिका सर्वोच्च, दोनों में से कोई भी देश में सर्वोच्च नहीं होगा, इसलिए वो दोनों एक बराबर पर आ जाते हैं। इसलिए भारत में न तो न्यायिक संप्रभुता है और न ही संसदीय संप्रभुता है। इसीलिए तुम्हारी किताब में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत का संविधान संसदीय संप्रभुता और न्यायिक संप्रभुता का समन्वय है, कोऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल सॉवरेनिटी एंड पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। इस पॉइंट को भी आपके सामने क्लियर कर दिया। कुछ और क्वेश्चन आ गए, उन्हें क्लियर कर दूं। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्री एंड नेशन? देखो, कंट्री जिसे कहते हैं उसे हम देश कहते हैं, और नेशन जिसे कहते हैं उसे हम राष्ट्र कहते हैं। तो जो कंट्री टर्म है इसका पॉलिटिकल थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। कंट्री हमारा फील होता है जिससे देशभक्ति पैदा होती है, हम देश के लिए, ये सांस्कृतिक चेतना का शब्द है। और नेशन, इसीलिए कंट्री इज ए कल्चरल फेनोमेना एंड नेशन इज ए पॉलिटिकल फेनोमेना। अगला क्वेश्चन आया है कि सर यूनाइटेड किंगडम मीन्स, हाँ, ये हम होमवर्क वैसे क्लास में तुम लोगों को देते हैं, लेकिन यूट्यूब पे पढ़ाने में मैं खुद ही बता दे रहा हूँ कि इंग्लैंड अलग शब्द है, लंदन अलग शब्द है, ब्रिटेन अलग शब्द है और यूनाइटेड किंगडम अलग शब्द है। ठीक है, अगर जो हम इसको समझें तो वहां पर लंदन एक सिटी है, ठीक, जो इंग्लैंड है वो एक प्रोविंस है, राज्य है, इनके सबके अलग अलग मतलब हैं। फिर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, और इस इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, तीन जब राज्य हम मिला देते हैं, तीन प्रोविंस मिलाकर जो हमारा देश बनता है, जिसको हम नेशन कहेंगे, राष्ट्र कहेंगे, वो बनता है ब्रिटेन। और जब हम उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड को और जोड़ देते हैं,
जब स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, तब यह यूनाइटेड किंगडम कहलाता है, यूके हो जाता है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड जब ब्रिटेन के साथ जुड़ जाता है तो यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। बेटा किसी एक शब्द का मतलब नहीं आता, वो किस सेंस में कहाँ यूज हुआ है तब हम बता पाएंगे। सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई कैमरलिज्म फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया है? यार दुनिया के ज्यादातर देशों में, जितने भी देश देखोगे बाई कैमरल ही है, द्विसदनी व्यवस्था है, जहां 2 सदन होते हैं हर देश में। तो द्विसदनी व्यवस्था हमने कहां से ली? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहां से लिया? ब्रिटेन से। तो हम इसको ब्रिटेन ऑप्शन में मान के चलते हैं। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू भाई। सर तानाशाही और निरंकुशता में क्या अंतर है? बेटा दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सिनोनिम की तरह यूज किए जाते हैं, अलग अलग भाषा के शब्द हैं। तानाशाही ये अरबी फारसी से आता है और जो निरंकुशता शब्द है वो हिंदी का शब्द है, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए इनमें कोई अंतर नहीं होगा। निरंकुशता का अर्थ हिंदी से हम समझते हैं तो कहते हैं जिसके ऊपर कोई अंकुश न हो, निर्धन अंकुशता, मतलब जब कोई कमांड नहीं होती है तो उसे हम निरंकुशता कहते हैं। और तानाशाही ये अरबी फारसी से आता है, जिसका अर्थ होता है कि यहाँ पर सबसे ऊपर जो है वो जो भी निर्णय ले रहा है उस पर कोई रोक टोक नहीं होती। दोनों एक ही शब्द हैं, अलग अलग भाषा के हैं, एक ही अर्थ है। फिर है सर व्हाट इज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी? हाँ बेटा मैंने उस दिन बताया था, इंटीग्रेटेड का मतलब एकीकृत और इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। भारत की जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च नहीं है अमेरिका की तरह से, अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्च है, लेकिन भारत की न्यायपालिका एक तो इंटीग्रेटेड है, सारी न्यायपालिका पूरी एक में ही जुड़ी है। इसीलिए भारत में न्यायपालिका टुकड़े टुकड़े में नहीं है कि उच्चतम न्यायालय अलग है, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट अलग हैं, सत्र एवं जिला न्यायालय अलग हैं, ये सब जुड़े हुए हैं। सभी उच्च न्यायालय पूरी तरह से किसके अधीन हैं? उच्चतम न्यायालय के। और सारे अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय किसके अधीन है? उच्च न्यायालय के। इसीलिए हमारे यहाँ संविधान में प्रावधान है कि भारत के सभी उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन कार्य करेंगे, तो ये उसी के बेटे हैं, उससे अलग नहीं है। इसलिए इसको भारत में इंटीग्रेटेड कहते हैं। इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि हमने राजनीतिक दखल से अलग रखा है, राष्ट्रपति साहब उनकी नियुक्ति करते हैं, वो भी न्यायपालिका की सलाह से। गुलशन जैदी साहब, मैं ऑलरेडी 3 कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, लेकिन साथ साथ में जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी बता रहा हूं, ठीक है? 3 कॉन्सेप्ट बता चुका, आप शायद सो रहे थे। सबसे पहले मैंने बताया कि क्या लचीला और कठोर होता है, फिर मैंने बताया क्या लिखित और अलिखित होता है, फिर मैंने आपको बताया कि क्या संसदीय संप्रभुता और न्यायिक संप्रभुता में अंतर होता है। कॉन्सेप्ट भी साथ में तुम्हें मिल रहा है। फिर क्या क्वेश्चन था? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री से लिया गया है? ये बेटा यूएसए से लिया गया है। यूएसए में महाभियोग की जो प्रक्रिया राष्ट्रपति के लिए की गई है, वही प्रक्रिया हमने भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के रूप में लिया है, इसलिए इसका आंसर यूएसए होता है। डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दरअसल उस समय देश में जो पढ़े लिखे लोग थे वो ज्यादातर एक ही व्यवसाय से जुड़े हुए थे, वो था वकालत। क्योंकि दुनिया के संविधानों की समझ, कानूनों की समझ वकीलों को होती है और देश के लिए कानून तय होने जा रहा था, इसलिए उसमें वकीलों का ज्यादा प्रभुत्व था। सभी लोग वकालत पढ़े हुए लोग थे, चाहे नेहरू हो, चाहे तमाम वो नाम। इसलिए ये आरोप लगाया जाता है, लेकिन ये आरोप सही नहीं है, इसको हम क्रिटिसिज्म में मानते हैं। लेकिन चूंकि पढ़े लिखे और समझदार लोग, जानकार लोग एडवोकेट थे, इसलिए एडवोकेट्स की वहां पर भरमार थी। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। इसी के साथ एक तुम लोगों की लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर आता है जो मैं उठा के तुमको बता देता हूं। जैसे 2-3 क्वेश्चन इस बच्चे ने हमारे साथ पूछ भी लिए, और वो थे संविधान के स्रोत। एक टेबल बनी हुई है तुम्हारी किताब में, इसको मैं यहीं पे जोड़ देता हूं तुम्हारे साथ, इसको समझ लेना, और बीच में पढ़ाते हुए मैं तुम्हें डिस्कस करता जाऊंगा। टेबल नंबर 3.4 संविधान के स्रोत, ठीक।
ये टेबल से पहले क्वेश्चन जरूर पूछा जाता था, लेकिन अब उतना ज्यादा इससे नहीं पूछा जाता है। जो खास खास होता है वही पूछ लिया जाता है, तो चर्चा में रहता है। एक दो क्वेश्चन फिर आ गए हैं, उनको मैं पहले क्लियर कर दूं। सर, व्हाट इज द 1 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन कॉन्फेडरेशन एंड फेडरेशन? हाँ, इसको देखो, एक चीज साफ ध्यान रखना, जो फेडरेशन होता है वो समझौते का परिणाम होता है। इसीलिए कॉन्फेडरेशन को जिस तरीके से आप देखते हैं, तो फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन का जब हम अंतर करते हैं, तो जो फेडरेशन है वो अनेक राज्यों का एक ही केंद्र होता है, जबकि कॉन्फेडरेशन जो होता है उसमें केंद्र बहुत ताकतवर नहीं होता है। इसमें जो यूनिट्स जुड़ती हैं उनको ज्यादा स्वतंत्रता होती है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय राजशाही के बारे में बता दीजिए। संसदीय राजशाही, संसदीय राजशाही का मामला यही है कि जो आज की तारीख में भारत की व्यवस्था है, कि जब संसदीय व्यवस्था इसलिए बनाई जाती है कि किसी एक आदमी की न चले, हमारे देश के सभी निर्णय मिलकर लिए जाएं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक आदमी निर्णय नहीं करता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक आदमी निर्णय करता है, तो सबकी राय शामिल हो इसलिए हम संसदीय व्यवस्था अपनाते हैं। लेकिन संसदीय राजशाही में क्या होता है कि जब कोई आदमी संसदीय व्यवस्था में, दलीय राजनीति में इतना मजबूत हो जाता है कि उसकी पार्टी और उसका ही बहुमत और ताकत होती है, तो फिर वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर निरंकुशता को लाद लेता है, या उसके ही निर्णय सबको मान्य होते हैं। जैसा अभी देश में कुछ चिंतक लोग कहते हैं कि भारत में संसदीय राजशाही आ गई है, संसदीय रूप से कोई एक आदमी, ऐसा ही इंदिरा के बारे में कहा गया था। जब इंदिरा गांधी जी, आदरणीय इंदिरा गांधी जी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, आपातकाल लगा था, तो वो संसदीय राजशाही थी। मीनिंग ऑफ क्वासी फेडरल, इसको हिंदी में कहते हैं अर्धसंघी। ये केसी होयर साहब ने भारत के संविधान की जब व्याख्या की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो संघीय व्यवस्था है उसमें संघीय लक्षण भी हैं और एकात्मक लक्षण भी हैं। न पूरी तरह से संघीय है, न पूरी तरह से एकात्मक है, लेकिन एकात्मक लक्षणों के होते हुए भी भारतीय व्यवस्था संघीय व्यवस्था की ओर झुकी हुई है, इसलिए उन्होंने इसे अर्धसंघी क्वासी फेडरल कहा। उनके हिसाब से ज्यादातर गुण फेडरल के दिखाई देते हैं और कुछ यूनिटरी के भी। क्वासी फेडरल, ये क्लास सबके लिए होगी। हाँ, ये क्लास सबके लिए है, कोई भी यूट्यूब पे देख सकता है। सर, जैसे आपने ब्रिटेन एंड यूके में डिफरेंस बताया, तो जो ब्रेग्जिट हुआ है उसमें ब्रिटेन अलग हुआ है या यूके? उसमें ब्रिटेन के एग्जिट होने की बात हो रही है, ठीक है। ब्रेग्जिट में ब्रिटेन शब्द इसीलिए रखा गया है, नॉर्दर्न आयरलैंड का उसमें अभी पक्ष शामिल नहीं हुआ है। सर, लास्ट क्वेश्चन, द आइडियल्स ऑफ द इक्वलिटी इन द प्रीएम्बल कौन सी कंट्री से लिया गया है? देखो, अगर जो 3 शब्दों की बात कहीं भी दुनिया में कभी भी हो, तो आप ये फ्रांस से लेके आओगे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टेनिटी। इन 3 शब्दों को पूरी दुनिया ने फ्रांस की क्रांति से 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन से पूरी दुनिया को ये शब्द मिले। बाद में दुनिया के हर संविधान में ये शब्द शामिल थे, इसलिए हम इन 3 शब्दों को हमेशा फ्रांस की क्रांति के साथ देते हैं। कहां से लिए गए? फ्रांस की क्रांति से। फिर है सर, टेबल नंबर 3.4 का नेम सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट ए ग्लांस है। जी, उसी टेबल के बारे में बात कर रहा था कि सोर्सेज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, स्रोत क्या है, उस टेबल पे आज हम थोड़ी सी बात करेंगे आपके साथ। सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। सर, ये पॉइंट भी बता दी। अभी तो बेटा बताया, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी वो है जहां पार्लियामेंट की चलती है, और जुडिशियल सुप्रीमेसी या जुडिशियल सॉवरेनिटी वो है जहां न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। अमेरिका में जुडिशियल सुप्रीमेसी है और ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है। भारत में दोनों का समन्वय है। जब लोगों को यह पता चलता है कि उनका संविधान न्यायपूर्ण नहीं है, तो वो क्या करते हैं? ऐसे लोगों का क्या होता है जिनका संविधान केवल कागज पर ही होता है? मतलब ये आप क्या बताना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जब लोगों को यह पता चलता है उनका संविधान न्यायपूर्ण नहीं है,
ऐसा लोगों को लग सकता है, लेकिन भारत के संविधान के बारे में तो कभी नहीं कहा जाता कि भारत का संविधान न्यायपूर्ण नहीं है। कहा जाता है कि भारत का संविधान पूर्णतः न्यायपूर्ण है और वो सभी की मदद करता है और सभी के साथ खड़ा होता है, सिर्फ कागज पर नहीं है। भारत का संविधान तो व्यवहार में भी है। सर, नागरिकता और राष्ट्रीयता को क्लियर कर दीजिए। अरे यार, सब चीज तुम पहले पहले पूछते चले जा रहे। नागरिकता अभी हम पढ़ाएंगे, आर्टिकल जब 4 पढ़ा लेंगे, 5वें आर्टिकल पे आएंगे तब। नागरिकता राज्य द्वारा व्यक्ति को दिया गया एक विशेष अनुबंध होता है, जिसके बदले में व्यक्ति को राज्य के साथ कुछ कर्तव्य और कुछ अधिकारों का आदान प्रदान होता है। जबकि राष्ट्रीयता एक विचार होता है, एक भाव होता है जो हम राष्ट्र के साथ महसूस करते हैं। तो नागरिकता पॉलिटिकली टर्मिनोलॉजी का टर्म है और राष्ट्रीयता हमारे देश के साथ हमारे फील करने का टर्म है, हमारी भावना का पक्ष है। सर, भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है, फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ऐसा क्यों? देखो बेटा, इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि कहीं हमने घोषित नहीं कहा कि हम भारत में संघीय सरकार बना रहे हैं, लेकिन हमारा पहला अनुच्छेद, जिसपे हम कल बात करेंगे, उसकी भाषा ही है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो जो हम पहले अनुच्छेद में संघ शब्द यूज करते हैं, उसी से ये हो जाता है कि भारत में राज्य होंगे और राज्यों का संघ होगा। तो यह संघीय व्यवस्था की ओर सीधा सीधा इशारा है पहले अनुच्छेद से। सर, गुरुजी, संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षीय व्यवस्था में से आपकी नजर में कौन सी व्यवस्था ज्यादा अच्छी है? भारत की संविधान सभा में जब यह प्रश्न उठा कि भारत की व्यवस्था संसदीय व्यवस्था हो या भारत की व्यवस्था अध्यक्षीय व्यवस्था हो, तो इस पे संविधान सभा में बहुत बहसें हुई। सामान्यतः ये माना जाता है कि जहां अलग अलग तरह के बहुत लोग हों, जहां बहुत तरह की भाषा, बहुत तरह का धर्म, बहुत तरह के विश्वास, बहुत तरह के जीने वाले लोग, तो वहां सबकी राय शामिल होनी चाहिए और सबकी राय हमें संसदीय व्यवस्था में सही से मिलती है। तो सबकी राय मिलने के चक्कर के लिए हम संसदीय व्यवस्था को बेहतर मानते हैं। और आज की तारीख में सिविल सेवा की तैयारी करने के दौरान ये पॉइंट तुम लोग हमेशा याद रखना कि जब भी तुमसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो हमारे देश की जो व्यवस्था है उसी की तुम्हें तारीफ करनी है। तो फिर इस प्रश्न का उत्तर हमसे पूछो तो हम कह देंगे क्या? हमारी नजर में संसदीय व्यवस्था बेहतर है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में निरंकुशता नहीं होती, संसदीय व्यवस्था में सभी की राय मिलती है और संसदीय व्यवस्था में सरकारें अस्थिर होने के खतरे के कारण कुछ गलत नहीं कर पाती हैं। थैंक यू सर। सर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पॉइंट एक्सप्लेन कर दीजिए सर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पॉइंट आगे पढ़ाने में डीपीएसपी में आता है कि जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं, प्रमोशन के लिए 43B जोड़ा गया, जो 19 में आर्टिकल में आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आया, फिर भी तुम पूछ रहे हो। कोऑपरेटिव टर्म का मतलब होता है सहकार। सह माने मिलकर और कार माने कार्य। कोई भी कार्य जो हम मिलकर करते हैं वो कोऑपरेटिव फॉर्म का होता है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हमारी सहकारी समितियां बनती हैं, बरेली और बरेली के चारों ओर के जिलों में बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उसमें बहुत सारे लोग मिलके, जैसे ये पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बना, तुम्हारा बगल में इफको है, क्रबको है, लज्जत पापड़ है, ये सब क्या है कि कुछ लोगों ने मिलके, जैसे एक आदमी ने, मैंने कोई धंधा शुरू किया, पापड़ बनाने का काम शुरू किया, लज्जत पापड़ को उदाहरण से ले लीजिए, तो मैं खुद ही आलू लाऊंगा, फिर पापड़ बनाऊंगा, सुखाऊंगा, पैक करूंगा, फिर मार्केटिंग करूंगा, फिर बेचूंगा, तो मैं बहुत लाभ नहीं कमा पाऊंगा क्योंकि मैं हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हो पाऊंगा। अब हमने 10 लोगों ने मिलकर ये काम शुरू किया। एक आदमी जो आलू लाएगा, एक आदमी जो पापड़ बनाएगा, एक आदमी सुखाएगा, एक आदमी पैकिंग करेगा, तो पैकिंग वाला पैकिंग का एक्सपर्ट होगा, फिर एक मार्केट तक ले जाएगा, एक मार्केटिंग करेगा, एक पैसा लाएगा। तो सब लोग अपना अपना काम करेंगे, मिलके करेंगे, तो इससे लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। तो आज की तारीख में सरकार ये कहती है कि हमें कोऑपरेटिव को बढ़ावा देना चाहिए। भारत जैसे देश में कोऑपरेटिव अर्थव्यवस्था की जान हो सकती है, इसलिए इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ाने की बात कही जाती है। आपके द्वारा दिया हुआ ज्ञान अद्भुत है सर जी, चरण स्पर्श। अरे कोई बात नहीं यार। सर जी,
वंशानुगत शासन क्या है? अरे भाई, वंशानुगत, हेरिडिटरी जिसे बोलते हैं, राजा का लड़का ही राजा बनेगा तो उसे वंशानुगत शासन कहेंगे। राजा का लड़का जो राजा बनता है, जो मध्यकाल तक शासन था, वो वंशानुगत शासन था। सर, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? कॉन्करेंट लिस्ट को समवर्ती सूची कहते हैं। समवर्ती सूची एक ऐसी सूची होती है जिसमें वो विषय रखे जाते हैं जिन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सके और राज्य सरकार भी। जैसे जिन दुनिया के देशों में संघीय व्यवस्था है, फेडरलिज्म है, वहां पर जब संविधान बनाया जाता है तो उसमें हम दो सूची बना देते हैं। एक होती है यूनियन लिस्ट, संघ सूची, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची। संघीय सूची में वो विषय रखे जाते हैं जैसे देश का संचार, रेल, देश की सुरक्षा, ये सारे जनगणना, ये सारे मामले हम किस में रख देंगे? रेलवे, बैंक, वो संघ सूची में। केंद्र सरकार सिर्फ कानून बनाएगी। रेल हर राज्य से निकलती है, लेकिन रेल पर कानून और या रेल मंत्रालय सिर्फ केंद्र सरकार में होता है। लेकिन कुछ मामले जैसे पुलिस, मेले, इस तरह की जेल जो लोकल लेवल पे व्यवस्था बनाते हैं, वो राज्य सूची की व्यवस्था है। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट में वो विषय जिन पे कानून सिर्फ राज्य सरकार बनाती है। लेकिन तीसरी एक लिस्ट बना दी जाती है, कहीं कहीं कुछ देशों में, भारत में है ये 7वीं अनुसूची में, जिसमें कॉन्करेंट लिस्ट होती है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो विषय रखे जाते हैं उन पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और उन पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। जैसे भारत में वर्तमान में तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे इसी बरेली में कुछ स्कूल जो केंद्रीय विद्यालय के रूप में चल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, और जो यूपी बोर्ड के स्कूल हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसपे केंद्र के भी कानून है और वो। सर, अगला क्वेश्चन है, सर व्हाट इज अन इंडियन एंड एंटी इंडियन? यार दोस्त, मैं तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूं। अन इंडियन, एंटी इंडियन, भारत विरोधी इसका मामला होगा या ऐसा कुछ, मैं समझ नहीं पा रहा। थैंक यू। तो कुल मिला के जो तुम्हारे बीच में प्रश्न आए वो मैंने क्लियर कर दिए। अब एक टॉपिक और जो आज के लिए मैंने आपसे कहा है वो आपके सामने क्लियर कर दूं, वो है संविधान के स्रोत एक नजर में, सोर्सेज। सोर्सेज से पहले बहुत क्वेश्चन आते थे, अब उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी तुम लोगों को ये पता होना चाहिए। ये तुम्हारी किताब में पेज नंबर 3.11 पर दिया गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में वो लिस्ट दी गई, मेरे सामने दोनों किताबें हैं। इनमें इन्होंने 11 पॉइंट देकर 11 तुम्हें संविधान बता दिए कहाँ से क्या लिया गया है। लेकिन इस बात को किताब से तो तुम पढ़ ही लोगे, जो पॉइंट तुम्हें समझ में नहीं आ पाएगा वो हम तुम्हारा क्लियर कर देंगे। लेकिन तुम्हें ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं कि जब भारत का संविधान बनने को तैयार हुआ, जब हमारी संविधान सभा दिसंबर 1946 में बैठी और 22 जनवरी 1947 को जब हमने एम एंड एक्ट रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, उसके बाद संविधान निर्माण पर अपना काम शुरू किया, तब तक दुनिया में लगभग सारे देशों में संविधान लागू था या बन चुके थे। तो हमारे संविधान सभा में बहुत विद्वान लोग थे, जिसमें संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN रॉय साहब थे, जिन्हें दुनिया के सभी संविधानों की बहुत अच्छी समझ थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब, जिनको दुनिया के बहुत विद्वान व्यक्तियों में माना जाता था। इन लोगों ने दुनिया के सभी संविधानों को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, और दुनिया के संविधानों में जहां से जो भी अच्छी चीज मिली वो उठा के अपने यहाँ ले आए। लेकिन ये भारत का संविधान सिर्फ कट पेस्ट नहीं था, कॉपी पेस्ट नहीं था। हमने उन सभी प्रावधानों पर अध्ययन किया, सभी को सोचा, समझा, उसके बाद में हमने अपने कानून बनाए। इसको कहते हैं कि सारी अच्छी चीजें एक जगह रख के उनको फेंट दिया और फेंट के उसमें से कुछ अच्छे अच्छे कानून बना लिए। इसीलिए भारतीय संविधान के एक एक अनुच्छेद में जो प्रावधान मिलते हैं वो दो दो देशों के बड़े बड़े संविधानों में होते हैं। जैसे आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14 जब आपको एक्सप्लेन करेंगे तब बताएंगे। उसमें कहते हैं विधि के समक्ष समता, उसमें है राज्य प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, ये दोनों अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये हमने USA के
कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो एक ही अनुच्छेद की एक ही लाइन में हम दो बड़े संविधानों की चीजें डाल देते हैं। तो ये चीजें हम अलग अलग जगहों से लाए हैं और फिर उन पर काफी विचार विमर्श किया। तब हमने अपनी देश की परिस्थितियों के हिसाब से, व्यवस्थाओं के हिसाब से उनके बीच से रास्ता निकाल के अपने प्रावधान तय किए। इसीलिए भारत का संविधान आज दुनिया के सबसे बेहतर संविधानों में से माना जाता है, क्योंकि हमारे विद्वान लोगों ने दुनिया के सभी अच्छे संविधान उठाए। लेकिन उससे पहले भारत में जब ब्रिटिश शासन था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वहां एक अधिनियम पास किया था जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत में कई सारे प्रावधान लागू हो गए थे। लगभग उस 1935 के अधिनियम को हम पूरे संविधान के ही तौर पर माने तो वो भारत में आकर लागू हो चुका था। उसमें से हमने, चूंकि पहले से लागू था, तो हमारी संविधान सभा ने कुछ पॉइंट तो ले लिए। मोटा मोटी कहा जाता है 2/3 या 70% जो भी बोलचाल में बोल दिया जाता है, और 1/3 या 30% चीजें हम विदेश के संविधानों से लेकर आए। तो इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, आंतरिक स्रोतों के रूप में हम 1935 के अधिनियम को मानते हैं और बाहरी स्रोत के रूप में हम विदेश के संविधानों को मानते हैं। तो कुल मिलाकर दुनिया के तमाम संविधान और अपने यहाँ लागू 1935 के अधिनियम के प्रावधानों के बीच से हमारी संविधान सभा में विचार करके और हमने एक बहुत बेहतर संविधान बना के अपने देश में दिया 26 नवंबर 1949 को, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अब इसमें से कुछ प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि ये चीज किस संविधान से ली गई। जरूरी नहीं कि इसके लिए बहुत रिजिड हुआ जाए, क्योंकि कोई एक चीज हो सकता है दुनिया के कई सारे संविधानों में हो, उससे मिलती जुलती हो, लेकिन जिसके ज्यादा करीब होती है हम वहां से लेते हैं। जैसे संघीय व्यवस्था जो अभी आपको समझा रहा था, तो उसमें पूछा जाता है कि भारत में संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, जबकि बहुत सारे बड़े संविधान है, जैसे अमेरिकन संविधान, वहां भी संघीय व्यवस्था है, लेकिन हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा की संघीय व्यवस्था से बहुत करीब है, बहुत मिलती जुलती है। तो इसलिए इंडिया में जो हमने संघीय व्यवस्था ली, यूनियन सिस्टम लिया, वो हम कहाँ से लाए? कनाडा से। तो इसमें कनाडा उत्तर हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे संविधानों में होते हुए जिससे जो शब्द सबसे ज्यादा करीब से है वहां से, ये तुम्हें पॉइंट इसलिए डिस्कस कर दिया कि इसमें ज्यादातर चीजें तो हम तुम्हारे साथ तब डिस्कस करेंगे जब हम एक एक आर्टिकल पढ़ाएंगे। जैसे अभी उदाहरण के तौर पर एक बच्चे ने पूछा था कि विधि की स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया। अब ये तुम देखोगे सबसे नीचे एक लिखा हुआ है जापान का संविधान, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अभी हमने इसको क्लियर किया था, तब बताया था कि यह अनुच्छेद 21 के संदर्भ में है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में यदि हम नेचुरल जस्टिस शामिल नहीं करते हैं तो उसे विधि की स्थापित प्रक्रिया कहते हैं। ये टर्म हमारे अनुच्छेद 21 में यूज हुआ है। तो ये स्रोत वाली चीजें जब आगे हम संविधान पर तुम लोगों से बात करेंगे तो बीच बीच में जहां जहां ये शब्द आता जाएगा वहां हम तुम्हारे साथ क्लियर करते जाएंगे। लेकिन आज तुम लोग घर पर इस पूरी टेबल को पढ़ लोगे, या अभी जिन लोगों ने पहले पढ़ा होगा, जिनके सामने है, जो उसमें से कुछ पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। लेकिन इस टेबल को अपनी कॉपी पे बना लेना, एक बार याद कर लेना। इस चैप्टर 3 में जितनी भी टेबल्स बनी है इनको ठीक से पढ़ लेना। इसमें तुम्हारे सारे संविधान के भाग, सारे अनुच्छेद, सारी अनुसूची और सारे स्रोत एक जगह दिए गए हैं। चैप्टर 3 से एक न एक फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीपीसीएस या यूपीएससी में आपका जरूर सही होगा। कुछ क्वेश्चन आए हैं, सर आप जीएस जीनियस हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार, पढ़ता लिखता हूँ। सर ऐसा क्यों नहीं है कि कोई पर्सन बहुत सारे क्राइम किए हुए है और वो सांसद या विधायक बन जाता है तो उसके सारे केस नील क्यों हो जाते हैं? देखो बेटा, ऐसा कुछ है नहीं। कानून के तौर पे जब भी आपसे यूपीएससी में या कहीं पूछा जाएगा तो आप ये कहोगे ऐसा नहीं है। लेकिन हर व्यवस्था में ताकतवर लोग अपने बचने के तरीके ढूंढ लेते हैं। सिर्फ भारत के संदर्भ में तुम देखते हो तो जानते हो, भारत ही नहीं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो, ताकतवर लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कानून का अपने पक्ष में प्रयोग करा ही लेते हैं। जो हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया है उसमें भी अब बताया गया है कि 2 साल से अधिक जिसको सजा हो जाएगी वो चुनाव वगैरह नहीं लड़ पाएगा। उसमें ये मान लिया जाता है कि जैसे आज मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम या तुम कोई चुनाव लड़ने की घोषणा कर दो,
तो जो पहले से राजनीति में लोग हैं वो तुम्हें हटाने के लिए क्या करेंगे, तुम्हारे ऊपर 2-4 मुकदमे लिखवा देंगे। जब 2-4 मुकदमे लिख जाएंगे तो फिर तुम वैसे ही विवादित हो जाओगे, तो वो चाहेंगे कि तुम चुनाव न लड़ो। तो इसलिए ये माना जाता है कि राजनीति में राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भी चीजें होती हैं, इसलिए मुकदमे और केस होने के बाद भी लोग राजनीति में रहते हैं। लेकिन कोई हीनियस क्राइम किया हुआ है तो ऐसे आदमी को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है। थैंक यू सर जी। सर प्लीज अवशिष्ट सूची के बारे में बता दीजिए। अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, अवशिष्ट सूची, इसे हम रेसिडुअल पावर्स कहते हैं, रेसिडुअल पावर्स, बचा हुआ। तो जब हमने पूरी सूची बना दी कि संघ सूची में क्या विषय होंगे, राज्य सूची में क्या विषय होंगे और समवर्ती सूची में क्या विषय होंगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, अभी जिसको समझा रहा था कि केंद्र सरकार किस पे कानून बनाएगी, राज्य सरकार किस पे बनाएगी, और जो ऐसे नियम जिन पे दोनों बनाएंगे। उसके बाद आर्टिकल 248 में लिखा गया, अनुच्छेद 248 में दिया गया कि कुछ ऐसी शक्तियां जो इस लिस्ट में कहीं भी छूट गई हैं, कल को कोई बात आती है कि तीनों लिस्टों में ये चीज नहीं दी गई, तो ये वाला मामला कौन कानून बनाएगा, तो इसको कहते हैं बचा खुचा, छूटा हुआ। वो सब किसके पास होगा, केंद्र सरकार के पास होगा। तो इसीलिए कहा जाता है भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। केंद्र सरकार ऐसे सभी मामले अपने पास रखेगी जो किसी लिस्ट में नहीं है। फिर क्या है, प्रीरोगेटिव रिट्स, किस संदर्भ में तुम पूछ रहे हो ये और स्पष्ट करोगे तब बताएंगे। रिट्स के मामले में आगे जब एफआर में बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम रिट्स के बारे में बात नहीं करेंगे। सर संघीय व्यवस्था एवं संघीय तंत्र में क्या अंतर है जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत लिया गया था। देखो, संघीय व्यवस्था और संघीय तंत्र जिसको कहते हैं, तो संघीय तंत्र का कहने का मतलब हो गया कि जहां एक सेंट्रल होगा फिर स्टेट होंगे, इसको हम संघीय तंत्र कह देते हैं, सेटअप जो होगा। लेकिन उनके बीच व्यवस्था कैसी चलेगी, कितनी बात केंद्र की मानी जाएगी, कितनी राज्यों की मानी जाएगी, राज्य केंद्र पर कितने डिपेंडेंट होंगे, केंद्र राज्य पर कितना। तो संघीय तंत्र तो हमने 1935 के अधिनियम से ले लिया, चूंकि ब्रिटेन ने वो व्यवस्था हमारे यहाँ पहले से बना के भेजी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। लेकिन उसमें तंत्र, सेटअप और उसके बीच में जो काम चलेगा, तो वो जो काम चलेगा, वो काम चलने की जो प्रक्रिया है, तरीका है, वो हमारा कैसा है, संघीय व्यवस्था है, वो सिस्टम है। तो तंत्र सेटअप हो गया और व्यवस्था वो हो गई, तो वो 1935 से, और संघीय व्यवस्था के लिए हम कनाडा का संविधान कह देते हैं। 8 बजे ही कल रहेगा, लेकिन उसके बाद हो सकता है हम टाइम कोई चेंज करें, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आती है। उसमें ये क्लास हमारा लाइव होने के बाद में फिर रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहता है, तो जो लोग नहीं लाइव जुड़ पाते हैं वो बाद में उसे देख लें, कोई डाउट रह जाए तो अगले दिन हमसे पूछ लें या फोन पे हमसे पूछ लें। इसलिए हो सकता है, अभी तो 8 बजे ही संविधान का टाइम चलेगा, परसों 10 तारीख से मैंने टाइम दे रखा है जिस दिन हम हिंदी शुरू करेंगे। जनरल हिंदी का भी हमारा लाइव सेशन शुरू होने जा रहा है। हिंदी बहुत सारी परीक्षाओं के लिए जरूरी होती है, हमें पढ़ानी भी थी, तो वो हमारी यहाँ कवर हो जाएगी। उसके लिए आप लोगों को 2 बजे का समय दिया गया है, आगे हम फिर सूचना दे देंगे। सर कल लाइव का टाइम 8 बजे। सर जी ऐसा क्यों होता है कि प्रेसिडेंट की पावर पीएम यूज करते हैं? जहां संसदीय व्यवस्था होती है, कल भी परसों हमने इस पॉइंट को क्लियर किया था, वहां नाम मात्र का प्रमुख अलग होता है और वहां वास्तविक प्रमुख अलग होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की ये प्रक्रिया है कि जहां सारी शक्तियां हम राजा या प्रेसिडेंट के नाम पर देते हैं और उनको रियल में यूज प्राइम मिनिस्टर करते हैं, क्योंकि भारत के संविधान में अनुच्छेद 74 इसकी प्रक्रिया करता है कि भारत के राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो मंत्रिपरिषद सलाह के लिए होती है, उसी की सलाह पर वो काम करते हैं। तो वो सलाह जो आती है मंत्रिपरिषद की, वो सलाह प्रधानमंत्री प्रधान होने के नाते देते हैं, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करते हैं। तो जो निर्णय लेंगे प्रधानमंत्री वही राष्ट्रपति मानेंगे। तो यह अनुच्छेद घुमा के ये बात पकड़ा देता है कि सारी ताकत किसके पास होगी। ठीक है
सर जी कॉन्टैक्ट नंबर 9412 ये मेरा ऑफिस इंक्वायरी नंबर है, आप लोग इसी पे बात करेंगे। हमारा पर्सनल नंबर मैं यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं दे सकता। कॉन्टैक्ट नंबर सर ये फ्री होगा, पेड सब कुछ अभी फ्री है। सुनील कुमार, लपू झन्ना, क्या ये बेवकूफ़ी है। चलो कोई नहीं, जिसकी जैसी इच्छा, जो लिखना चाहे वो लिखे। सर पॉलिटी की क्लास का टाइम चेंज मत कीजिए। हाँ दोस्त, अभी तो 8 बजे ही आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं। सर हिंदी की क्लास 10 से होगी। हाँ 10 जून को 2 बजे पहली बार हम मिलेंगे, उसके बाद हम हिंदी की क्लास शुरू करेंगे। कितने लोग जुड़ते हैं देखेंगे उसके बाद। सर हिंदी की क्लास का टाइम आप लोग याद रखिए, 10 जून को 2 बजे। पॉलिटी में अभी कुछ और पूछना हो तो ठीक है, नहीं तो आज की बात हमारी पूरी होती है। कल हम भारतीय संविधान का पहला भाग आप लोग अगर जो अपनी किताब देखोगे और इसी चैप्टर 3 चैप्टर की जिसकी हमने आपसे बात की है, इसमें सारे भाग आपको भारतीय संविधान एक नजर में, यहाँ पे पहले ही भाग 1 समझाया गया है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो 1 से लेकर 4 तक। कल हम लोग पहले भाग के अनुच्छेद 1 से अपनी बात शुरू करेंगे, और अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 समझने से पहले साथ में कुछ और कहानी समझेंगे कि किस तरह से हमारे देश में यह व्यवस्था बनी। आज की बात इतनी ही, कल 8 बजे मिलेंगे। भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद से कल से हमारी बातचीत शुरू होगी। अब तक आप लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सूचना दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। और कल हम फिर जुड़ेंगे 8 बजे भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद से बात शुरू करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर।